नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन ने जो हाइड्रोकार्बन है उसका जो वर्गीकरण है वो अपन ने पढ़ लिया है और आज से अपन जो डिटेल है यानी कि उसके बनाने की विधियां है, उसमें समाव्ययता है, ये सारी जो चीज़ें अपन है ना आज से पढ़ने वाले हैं। तो अपन से शुरुआत है वो अपन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से करेंगे, जिसपे अपन को एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइन पढ़ना है। ठीक है, तो एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन है या जिसको अपन विब्र श्रृंखला या ओपन चेन है ना हाइड्रोकार्बन अपन कहते हैं, तो इसमें अपन को एल्केन्स पढ़ना है। ठीक है, तो पहले अपन एल्केन्स के बारे में थोड़ा बहुत अपन जान लेते हैं कि एल्केन्स होते क्या है। वैसे तो थोड़ा बहुत हमने है ना जब वर्गीकरण इसका पढ़ाया था तो वहाँ पे बता दिया था, लेकिन वो आप यहाँ पे थोड़ी और चीज़ें हैं वो भी हम यहाँ पे इसको आपको बताए दे रहे हैं और उसके बाद इसमें फिर अपन समव्ययता देखेंगे इसमें। तो जो एल्केन्स होती हैं, ठीक है ना, एल्केन्स संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होती हैं। जो एल्केन है आपकी, ये संतृप्त एलिफेटिक ये संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होती है और ये क्या है, ये वसा के समान संरचना रखते हैं। जो एलिफेटिक होते हैं, ठीक है, ये वसा के समान संरचना रखते हैं। इन्हें पैराफिन भी कहते हैं। जो हाइड्रोकार्बन इनको पैराफिन भी कहते हैं। पैराफिन भी कहते हैं। इन्हें पैराफिन भी कहते हैं। और इसमें जो कार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड द्वारा बंधित होते हैं। कार्बन परमाणु आपस में एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड द्वारा एकल बंध द्वारा बंधे रहते हैं। एकल बंध द्वारा बंधे रहते हैं। बंध द्वारा बंधे रहते हैं। और इसमें जो संकरण है वो sp3 संकरण होता है। अतः इनमें sp3 संकरण होता है। sp3 संकरण होता है। इनमें क्या होता है, sp3 संकरण होता है। ये हम आपको बता ही चुके हैं। यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये हम बता चुके हैं आपको। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसमें जो संकरण होगा वो sp3 संकरण होता है। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें sp3 संकरण देखने को मिलेगा। वहीं पे यदि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसमें जो संकरण है वो आपको sp2 देखने को मिलता है। ठीक है, जो संकरण होगा वो sp2 होगा। ये इसकी ट्रिक होती है। ये केवल कार्बन परमाणु में ही है ना ये ट्रिक अप्लाई होती है। किसी अन्य परमाणु जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसमें इसको अप्लाई नहीं कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये केवल कार्बन परमाणुओं के लिए ही है। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसमें जो संकरण है वो sp होता है। ठीक है, और इसी प्रकार यदि कार्बन कुछ इस तरीके का मिले आपको, इस तरीके का, तो इसमें भी जो संकरण होता है वो sp संकरण होता है। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, sp3 संकरण होता है। तो ये संकरण याद करने की ये ट्रिक होती है। कार्बन कार्बन के बीच में यदि है ना सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। यदि कार्बन के बीच में आजू बाजू है यानी कि है ना आगे पीछे क्या है, अगर इसमें डबल बॉन्ड है तो इसमें भी sp संकरण होता है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक होती है। तो इसमें क्या होता है, sp3 संकरण होता है और इसलिए इसमें जो इसका जो बंध कोण है, जो बंध कोण हो जाता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। 109 डिग्री 28 मिनट का इसमें बंध कोण होता है।
और कार्बन है ना, चतुसंयोजक होता है, ये तो पता ही है ना। कार्बन क्या है, चतुसंयोजकता होती है और उसकी जो बैलेंस है वो कंप्लीट होना जरूरी है जब कंपाउंड अपन बनाते हैं। ठीक है, अब वो बैलेंस ही चाहे है ना बंध बॉन्ड के द्वारा कंप्लीट हो या कार्बन के द्वारा या किसी अन्य परमाणु के द्वारा पूरी हो। ठीक है, तो चार बैलेंस ही उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद इसमें अपन एल्किल मूलक देख लेते हैं। अधिकांश क्वेश्चन आता है कि एल्किल मूलक क्या होते हैं। एल्किल मूलक, वैसे तो हमने इसको बता दिया है आपको, जितने भी एल्केन होते हैं है ना, एल्केन के जो फॉर्मूले हमने उस दिन अगली है ना इसकी पहली वाली क्लास में आपको बताए थे है ना, जैसे कि CH4 है ना, CH3 CH3 है, CH3 CH2 CH3 है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेथेन है, एथेन है और ये क्या है, ये प्रोपेन है। सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ये प्रोपेन है, ये प्रोपेन है। ठीक है, तो इनमें से जब एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है ना, तो जो बाद में जो भी बचता है उसी को ही अपन एल्किल मूलक कहते हैं। तो इसमें अपन लिख सकते हैं जो एल्केन है, एल्केन अणु में से, एल्केन अणु में से, एल्केन अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाने, एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाने, एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाने पर जो अवशेष बचता है, जो अवशेष बचता है, शेष बचता है उसे एल्किल मूलक कहते हैं, उसे एल्किल मूलक, उसे एल्किल मूलक कहते हैं। एल्किल मूलक कहते हैं, सामान्यतः इसको R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको क्या है, R से प्रदर्शित करते हैं। और कहीं पे मान के चलो एक दो, मान चलो दो या दो से अधिक एल्किल मूलक है तो अपन दिखाएंगे उसको R डैश से। ठीक है, और ज्यादा है तो R डबल डैश से, इस तरीके से दिखा सकते हैं। मान के चलिए एक ही कार्बन है और इसमें क्या है, तीन एल्किल मूलक है, तो एक को R डैश, एक को R और एक को R डबल डैश, इस तरीके से भी अपन उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगी तो वहां पे इसको अपन ऐसे दिखा सकते हैं है ना, R और R डैश के रूप में। ठीक है, नाम देने के लिए। बाकी ये क्या है, इसको R से प्रदर्शित करते एल्किल मूलक होते हैं। और सदस्य एल्केन कैसे बनाना है वो हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो अब अपन ज़्यादा उसमें नहीं जाते हैं। और इसके सदस्य आपको कैसे बनाना है, सदस्य कंपाउंड कैसे बनाना है वो हमने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा समय है ना न लेते हुए अब अपन एल्केन में जो समावयवता होती है उसके बारे में थोड़ी बहुत आज सामान्य जानकारी ले लेते हैं, कितने प्रकार की होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है ना इसकी जो डिटेल है वो अपन अगली क्लास में कवर कर लेंगे। तो अभी अपन इसको इरेज किए दे रहे हैं और इसमें अपन देखेंगे एल्केन में समावयवता। वैसे समावयवता का जो कंप्लीट टॉपिक है वो हम आपको है ना, जो पिछला चैप्टर था कार्बनिक रसायन वाला, ठीक है, उसमें हम आपको बता चुके हैं कि समावयवता क्या होती है। तो यहाँ पे फिर से उसको रिपीट किए दे रहे हैं। ठीक है, तो जो समावयवता होती है, समावयवता में क्या होता है, जो आणविक सूत्र हैं वो तो उसके समान होते हैं, लेकिन उसके क्या है जो संरचना सूत्र हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और जब संरचना सूत्र अलग अलग हो जाएंगे तो उनके भौतिक जो रासायनिक गुण है वो भी क्या है, अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो जो समावयवता होती है ना, वह परिघटना है या वह घटना होती है कार्बनिक है ना कंपाउंड में पाई जाने वाली वह परिघटना है, जिसमें क्या होता है कि उनके अणु सूत्र तो समान हो जाते हैं। ठीक है, जो अणु सूत्र हैं वो उसके समान होते हैं, लेकिन उसके भौतिक और रासायनिक गुण वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं।
ठीक है, उसी को ही अपन है ना समाव्याप्ता कहते हैं। तो जो एल्केन है इसमें दो प्रकार की, वैसे सामान्य तौर पर दो प्रकार की समाव्याप्ता होती है, तो इसमें दोनों प्रकार की समाव्याप्ताएं होती है। एक होती है संरचनात्मक समाव्याप्ता और दूसरी होती है त्रिविम समाव्याप्ता। तो त्रिविम समाव्याप्ता में इनमें संरूपीय समाव्याप्ता होती है इसमें, है ना। वैसे त्रिविम समाव्याप्ता क्या होती है, ज्यामितीय होती है और प्रकाशीय समाव्याप्ता, तो इनमें ये वाली समाव्याप्ता नहीं होती है। इनमें क्या होती है, इनमें संरूपीय समाव्याप्ता होती है ना। तो उसको अपन इसमें पढ़ेंगे। तो पहले अपन समाव्याप्ता की परिभाषा देख लेते हैं, समाव्याप्ता होती क्या है ना। तो कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक यौगिकों में पाई जाने वाली या कार्बनिक यौगिकों में होने वाली, होने वाली वह घटना, वह परिघटना जिसमें अणुसूत्र तो समान होते हैं, जिसमें अणुसूत्र समान लेकिन भौतिक एवं रासायनिक गुण, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। इस प्रकार के जो अणु हैं वो समावयवी कहलाते हैं, होते हैं समावयवी कहलाते हैं, समावयवी, आइसोमर है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइसोमर, समावयवी आइसोमर कहलाते हैं, और यह घटना समाव्याप्ता कहलाती है, समाव्याप्ता। इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेरेज, इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइसोमेरेज कहलाती है, आइसोमेरेज कहलाती है। ठीक है, तो एल्केन में दो प्रकार की समाव्याप्ता होती है ना। तो यह दो प्रकार की होती है, यह दो प्रकार की होती है। पहली है संरचनात्मक समाव्याप्ता, संरचनात्मक समाव्याप्ता। संरचनात्मक समाव्याप्ता, और इसमें अपन को पढ़ना है श्रृंखला समाव्याप्ता और स्थिति या स्थान समाव्याप्ता। ठीक है, तो इसमें अपन को पढ़ना है संरचनात्मक समाव्याप्ता, नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें संरचना में अंतर हो जाए। ठीक है ना, ऐसे दो मॉलिक्यूल हैं जिसमें क्या संरचना का अंतर है, ठीक है ना, तो उसको अपन संरचनात्मक समाव्याप्ता कहते हैं। और इसमें भी अपन को दो प्रकार की समाव्याप्ता पढ़ना है। एक पढ़ना है अपन को श्रृंखला समाव्याप्ता, श्रृंखला समाव्याप्ता, और दूसरी पढ़ना है अपन को स्थिति या स्थान समाव्याप्ता, स्थिति या स्थान समाव्याप्ता, स्थिति या स्थान समाव्याप्ता। और दूसरे प्रकार की होती है इसमें त्रिविम समाव्याप्ता, त्रिविम समाव्याप्ता। त्रिविम समाव्याप्ता, तो इसमें अपन को केवल पढ़ना है
संरूपीय समाव्ययता, तो इसमें एक ही है, संरूपीय, संरूपीय समाव्ययता। ठीक है, तो इसमें क्या है, संरूपीय समाव्ययता है। ठीक है, तो इसका अपन केवल एक ही जो संरचनात्मक समाव्ययता है, तो आज की क्लास में अपन ये दोनों टॉपिक है ना कवर करने वाले हैं, और बाकी जो त्रिविम समाव्ययता है इसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करना है, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब अपन देखेंगे संरचनात्मक समाव्ययता, तो मैं इसको अरेंज किए दे रहा हूँ, और अपन संरचनात्मक समाव्ययता जो दोनों है ना, ये श्रृंखला समाव्ययता और स्थितीय स्थान समाव्ययता क्या होती है, इसको अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो संरचनात्मक समाव्ययता में अपन को आज श्रृंखला समाव्ययता पढ़ना है। तो संरचनात्मक समाव्ययता हमने बता ही दिया है, वह समाव्ययता जिसमें क्या है, कार्बन परमाणु या जो कार्बन यौगिक होते हैं उसकी संरचना में क्या होता है, डिफरेंस होता है या भिन्नता होती है, तो वो संरचनात्मक समाव्ययता कहलाती है। इसमें अपन को पढ़ना है श्रृंखला समाव्ययता। तो क्या होती है, इसमें चार या चार से अधिक कार्बन परमाणु होने चाहिए। ठीक है, इसमें चार और चार से अधिक कार्बन परमाणु वाले जो एल्केन होते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है, इस प्रकार की समाव्ययता को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें लिखिए, इस प्रकार की समाव्ययता, इस प्रकार की समाव्ययता इस प्रकार की समाव्ययता चार और चार से अधिक, चार और चार से अधिक कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु वाले एल्केन, कार्बन परमाणु वाले एल्केन, इस प्रकार की समाव्ययता चार और चार से अधिक कार्बन परमाणु वाले एल्केन प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। और इसमें क्या है, श्रृंखला में, और जैसे ही इसमें कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती है ना, तो श्रृंखला के जो समावयवी है उनकी भी में भी वृद्धि होने लगती है। मान के चलिए कोई चार कार्बन वाला है, ठीक है ना, तो मान के चलिए एक या दो समावयवता दर्शाता है। अभी अपन देखेंगे उदाहरण के तौर पर, और जैसे ही उसमें कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती जाती है तो उनके समावयवियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। जब कार्बन की है ना श्रृंखला में भिन्नता होती है, ठीक है, तो इस प्रकार की जो समव्यवस्था है कार्बन श्रृंखला की रचना में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, और ये समव्यवस्था है, यह कार्बन परमाणु की श्रृंखला में, और यह कार्बन परमाणु की श्रृंखला में, कार्बन परमाणु की श्रृंखला में भिन्नता के कारण, श्रृंखला में भिन्नता के कारण, के कारण उत्पन्न होती है, के कारण उत्पन्न होती है। भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, और कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने से है ना, इसमें समव्यवियों की संख्या भी बढ़ने लगती है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखेंगे अपन। उदाहरण में आपका ब्यूटेन, ब्यूटेन के दो समव्यवी संभव है इसमें, C4H10, ये नंबर है इसमें ब्यूटेन। पहला उदाहरण इसमें देखेंगे अपन ब्यूटेन का। ब्यूटेन फॉर्मूला है C4H10, ठीक है ना, के दो समव्यवी संभव है, के दो समव्यवी, ये दो समव्यवी संभव है। ठीक है, इस प्रकार जो कंपाउंड ये
है ना समायोक्ता दर्शाते हैं वो समावयवी यानी कि आइसोमर कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो घटना होती है वो आइसोमेरिज्म कहलाती है ना। C4H10 पहले बनाना अपन को सीधी श्रृंखला में। अब ब्यूटेन का फॉर्मूला कैसे बना अपन को अणुसूत्र दिया गया है, तो इसकी संरचना कैसे बनाना ये भी अपन को इसमें पता चल जाएगा। 4 है इसमें, है ना कार्बन, तो पहले चारों कार्बन को इस तरीके से लिख दो इसमें, ये 4 कार्बन हो गए। ठीक है, और 6 है हाइड्रोजन, तो बैलेंसी को देखते हुए इसमें 10वां जो हाइड्रोजन है वो इसमें व्यवस्थित कर दो, है ना। 10 है हाइड्रोजन, है ना, तो इसको व्यवस्थित कर दो। तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H3 कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए, है ना, और टोटल है 10। 2 4 और रह गए, तो 2 2 इसमें लिख दो, 2 इसमें और 2 इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से 10 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार जो श्रृंखला बनी है कार्बन परमाणु की, ये सीधी श्रृंखला होती है, इसको अपन एन ब्यूटेन बोलते हैं। ये है सीधी श्रृंखला। अभी नाम आया था कि सीधी श्रृंखला क्या होती है, पार्श्व श्रृंखला क्या होती है, ठीक है, या शाखा युक्त श्रृंखला क्या होती है, तो वो यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हम इसको जैसे ही इसके समावयवी आएंगे तो इनके अपन IUPAC नाम भी बदल जाते हैं, तो IUPAC नाम भी आपको बताएंगे इसमें कि इनके IUPAC नाम क्या होते हैं। तो ये सीधी श्रृंखला होती है कार्बन परमाणु की, ये सीधी श्रृंखला होती है, और इसको बोलते हैं अपन एन ब्यूटेन। एन का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, ये क्या है, ये नॉर्मल ब्यूटेन यानी कि एन ब्यूटेन होता है। इसी प्रकार इसका दूसरा आइसोमर होता है, दूसरे आइसोमर को इस तरीके से लिख सकते हैं CH3 CH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। ठीक है, तो इसका क्या है, एक हाइड्रोजन जो CH3 है वो उठ करके यहाँ पे आ गया, और एक हाइड्रोजन क्या है यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया। तो देख सकते हो हाइड्रो काउंट करना है तो देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, और 3 3 6 3 3 9 1 10, 10 हाइड्रोजन हो गए। तो इस तरीके से भी इसको अपन लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं अपन आइसोब्यूटेन। इसका नाम है आइसो ब्यूटेन, ये इसका सामान्य नाम है। ठीक है, ये क्या है, ये इसका सामान्य नाम है, इसको IUPAC नाम में नहीं लिखना है, क्योंकि IUPAC नाम में है ना आइसो इस तरीके के शब्द नहीं आते। पहले तो मान लिया जाता था, पहले तो है ना लिख दिया जाता, कुछ किताबों में आपको मिले है ना लिखे भी होंगे, लेकिन सामान्य तौर पर क्या है IUPAC में आइसो शब्द नहीं आते हैं। हमने भी बताया है क्योंकि किताबों में कुछ कुछ किताबों में लिखे हैं आइसो, है ना, इसलिए बताया। लेकिन सामान्य तौर पर जो बड़े है ना एग्जाम होते हैं, है ना नीट लेवल के होते हैं, तो उसमें आइसो वाइसो ये शब्द नहीं लिखना है अपन को, है ना। तो इसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है 2 मेथिल प्रोपेन। तो इसका अपन पहले नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग आप ऐसे भी कर सकते हो, सीधी श्रृंखला में कर सकते हो, इस तरीके से कहीं से भी इसकी नंबरिंग कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1 2 3, ठीक है, तो ये इसकी नंबरिंग हो गई। ठीक है, तो दूसरे कार्बन पे क्या मेथल जुड़ा हुआ है, तो लिख दो 2 मेथल, 2 मेथल, है ना, दूसरे कार्बन पे मेथल जुड़ा है तो 2 मेथल। और कितने की श्रृंखला है ना 3 की है, तो लिख दो प्रोपेन, प्रोपेन 3 की श्रृंखला है तो इसमें लिख दो प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरीके से इनके समावयवियों के IUPAC नाम भी चेंज हो गए। ये ब्यूटेन है, ठीक है, इसका IUPAC नाम ब्यूटेन, सामान्य नाम एन ब्यूटेन, और इसका सामान्य नाम आइसोब्यूटेन, और इसका IUPAC नाम 2 मेथल प्रोपेन है। ठीक है, तो इसमें ब्यूटेन 4 कार्बन और इसमें प्रोपेन यानी कि है ना 3 कार्बन स्पेसिफाई हो रहे हैं, क्योंकि एक इसमें मेथल में आ गया है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से इसके IUPAC नाम और सामान्य नाम दोनों हम आपको बताते जाएंगे। तो जो ब्यूटेन होता है इसके 2 ही समावयवी संभव है। इसके बाद देखेंगे अपन पेंटेन के, है ना, पेंटेन के समावयवी तो आप लोगों ने 10वीं में भी पढ़े होंगे, है ना, जो कार्बन वाला चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें पेंटेन के समावयवी उसमें दिए गए हैं। तो पेंटेन के 3 समावयवी होते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन देखेंगे पेंटेन के समावयवी।
ठीक है। पेंटेन है तो पेंटेन के कितने 3 समवायवी संभव है, ये तो आपने 10वीं में भी पढ़ चुके हो ये। अब बनाना इसकी संरचना, तो कैसे बनाना है, जैसे हमने ब्यूटेन की बताई थी वैसे ही आपको पेंटेन की भी बताना है। तो 5 कार्बन है तो 5 कार्बन अपन लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन लिख दिए और 12 है इसमें हाइड्रोजन, है ना। तो सबसे लास्ट में आपको 3 हाइड्रोजन जोड़ना है। ये बात ध्यान रखना कि जहाँ पे जो लास्ट वाले जो कार्बन होते हैं उसमें 3 जोड़ना है आपको। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, और बाकी जितने हैं वहाँ पे 2 हाइड्रोजन आप व्यवस्थित कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, आप काउंट कर लीजिए तो 12 हो जाएंगे आपके। 3 और 3 6, 2 8, 2 10 और 2 12 और ये 5 कार्बन। तो इस तरीके से पेंटेन बन गया और इसको बोलते हैं अपन एन पेंटेन, यानी कि नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन। ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाता है एन पेंटेन, एन पेंटेन। अब क्या करना है, इसको 4 श्रृंखला 4 की बनाना है, श्रृंखला 4 कार्बन की बनाना है अपन को। इस तरीके से 4 की बनाना है और एक CH3 है ना, तो उसको यहाँ पे रख देना अपन को। पहले पे नहीं रखेंगे, पहले पे रखेंगे तो फिर से वही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पे नहीं रखना है, अपन को रखना है इस वाले कार्बन पे, यहाँ पे CH3। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना, तो ये वही चीज हो जाएगी, जो ये है वही चीज हो जाएगी। अगर मान चलो CH3 हम यहाँ पे लिख दें तो जैसी ये है तो ये वही हो जाएगी, केवल मुड़ी है, ये सीधी है, ये मुड़ जाएगी श्रृंखला, लेकिन नाम उसका वही रहेगा, IPAC नाम भी और सामान्य नाम भी। तो ध्यान रखना है, इसमें दूसरे कार्बन पे लगाना है, चाहे आप इस पे लगा दो चाहे इस पे लगा दो, इन दो में से किसी एक कार्बन पे आपको मैथिल ग्रुप लगाना है। तो यहाँ पे ये मैथिल ग्रुप आप लगा दीजिए और लास्ट में छोड़ पे कोई, क्योंकि और है ना ग्रुप नहीं जुड़े हैं, केवल खाली कार्बन है, तो यहाँ पे 3 बना दीजिए, CH3 और यहाँ पे CH3। ठीक है, क्योंकि और इसके साथ में नहीं जुड़ा है, अगर जुड़ा होता और इसके साथ में तो हाइड्रोजन की संख्या कम करे, क्योंकि बैलेंसी अपन को देखना है कि बैलेंसी 4 होनी चाहिए। अब कितने बचे, 3 3 6, 3 तरह का 9, है ना, 10 11 12, 3 कार्बन बचे हैं, तो 2 यहाँ पे लिख दो हाइड्रोजन और एक यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसकी बैलेंसी पूरी हो गई होगी, है ना। एक कार्बन है तो एक हाइड्रोजन हो गया, एक एक जोड़ा है 2, एक 3 और एक 4। ठीक है, ये 4 बैलेंसी हुई, अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एन पेंटेन है, इसको बोलते हैं अपन आइसो पेंटेन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन आइसो पेंटेन। बॉन्ड चाहे तो बॉन्ड लगा सकते हो इसमें, ऐसे इस तरीके से। इसका नाम है आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन। और इसका IPAC नाम यहाँ से नंबरिंग करना है, क्योंकि ये मैथिल ग्रुप यहाँ से पास में पड़ रहा है और यहाँ से देखो 1 2 3 तीसरे कार्बन पे और यहाँ से 1 2 दूसरे कार्बन पे, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करना है इस तरीके से। और देख रहे हो दूसरे कार्बन पे क्या मैथिल है, तो लिख दो यहाँ पे 2 मैथिल, 2 मैथिल, 2 मैथिल, है ना। दूसरे कार्बन पे क्या है मैथिल है, तो 2 मैथिल। और चेन रिंग चेन कितने की है, 4 की है, तो ब्यूटेन। और सभी में है सिंगल बॉन्ड, है ना, तो ब्यूटेन। तो 2 मैथिल ब्यूटेन इसका IPAC नाम हो जाता है, 2 मैथिल ब्यूटेन इसका IPAC नाम हो जाता है। इसके बाद बनाना है अपन को एक और समझ, इसका नाम है नियोपेंटेन। तो इसको यहाँ पे बनाए दे रहे हैं, बीचों बीच एक कार्बन रखना है और चारों साइड CH3 समूह जोड़ देना है। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, चारों साइड CH3 जोड़ देना है। काउंट कर लो कितने, 5 कार्बन हो गए और 3 3 6, 3 3 3 चौको 12 हाइड्रोजन हो गए। तो इस तरीके से बनाना है, इसको बोलते हैं अपन नियोपेंटेन, इसका नाम हो जाता है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन।
इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो न्यू पेंटेन। इसका है आईसो पेंटेन, आईसो पेंटेन। ठीक है, इसका आईपीसी नाम लिखेंगे तो आईपीसी नाम में नंबरिंग चाहे ऐसी कर दो, चाहे ऐसी कर दो, चाहे ऐसी कहीं से भी कर सकते हो, हम तो यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे अपन दूसरे कार्बन पे, है ना, दो मेथिल ग्रुप जुड़े हैं। ठीक है, दूसरे कार्बन पे क्या है, दो मेथिल जुड़े हैं, तो इसमें लिख देंगे अपन इसका आईपीसी नाम 2,2। ठीक है, दोनों ही क्या है दूसरे कार्बन पर जुड़े हैं, तो लिखेंगे 2,2 डाई मैथिल। कितने की चैन है, 3 की है, तो प्रोपेन। ठीक है, तो इसका आईपीसी नाम हो जाता है। ठीक है, चैन 3 की है, ठीक है, और दूसरे कार्बन पे क्या है, दोनों ही मेथल दूसरे पे जुड़े हैं, तो 2,2 लिखेंगे अपन, है ना, 2,2 और 2 है मेथल तो डाई मेथल, और 3 की चैन है तो प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने इसमें, है ना, एल्केन में जो समाव्ययता होती है, इसमें अपन ने श्रृंखला समाव्ययता, संरचनात्मक समाव्ययता के अंतर्गत श्रृंखला समाव्ययता अपन ने देख ली है। ठीक है, तो जैसे ही इसमें कार्बन परमाणु बढ़ते जाएंगे तो इनके समावयवी भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो स्थिति समाव्ययता है उसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास है वो वहीं पे अपन समाप्त करते हैं। जो स्थिति या स्थान समाव्ययता है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, और इसके बाद जो त्रिविम समाव्ययता में जो संरूपण है या जो संरूपीय समाव्ययता है उसको भी अपन उसी क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त होती है। आई होप कि आप लोगों को ये सब अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में, है ना, अपने कमेंट्स लिख सकते हैं जो भी आपको समस्या आ रही है इसमें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।